रिश्ते धीरे धीरे अपना महत्व खोते जा रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या मानना है? आज लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, उस भाग दौड़ में, चकाचौंध में कहीं ना कहीं परिवार पीछे छूट ही रहा है। अच्छा सर, इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने मन चाहे जीवन साथी उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शादी का कहते हैं कि एवरी रिलेशनशिप इज़ योर रिफ्लेक्शन। इस जन्म में इस आत्मा को जो सीख चाहिए वो उस पार्टनर के द्वारा ही मुझे मिलेगी। आखिर एक महिला को किस तरह से समझा जाए, उसके विचार क्या होते हैं? पुरुष के लिए शादी इज़ लाइक माता पिता के सिक्योरिटी, सपोर्ट, बच्चे, ये। महिला के लिए शादी मतलब प्यार। दोनों का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। सही बात। एक बार ठीक है, रिश्ता टूट गया, खराब हो गया, कोई चला गया हमारी लाइफ से, अब आगे ओवरकम कैसे करें उन चीज़ों से? डिज़ायर ही दुख का कारण है। आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा होंगी ना, उतनी ही कम मीट होंगी। कई बार कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बात को सुनकर चुप रह जाना। झगड़ा हुआ, रात को सोते समय सॉरी बोल के ही सोना है। कोई भी जिसको भी समझ में आ पड़े। दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा क्या करें जिससे घर स्वर्ग बन जाए और शादी जो है वो जन्नत बन जाए? थैंक यू सो मच BSR सर वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। और थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज आपसे बात करने जा रहा हूं जिसकी ज़रूरत मुझे लगता है हर घर में हर किसी को है। आमतौर पे हो क्या रहा है कि इंसान दिन भर की जद्दोजहद में, भाग दौड़ में, पैसा कमाने की होड़ में रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ आया है। और जब हम बात करते हैं सफलता की तो मुझे लगता है कि उसमें रिश्तों का होना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मैनिफेस्टेशन के कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता कि रिश्तों को बैलेंस कैसे किया जाए और अट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि रिश्ते धीरे धीरे अपना महत्व खोते जा रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या मानना है? 1000%। देखिए, हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं और आज हम काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पेन पैसे के बाद जो है वो रिश्तों का ही है। एंड पैसों का पेन तो फिर भी आदमी है ना लड़ लेता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो आदमी को इतना तोड़ देते हैं और कमज़ोर कर देते हैं कि आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता। क्योंकि रिश्ते ही नहीं हैं तो फिर पैसों का आदमी सोचता है करेंगे क्या। जीवन में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी एक लॉस्ट हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि आज लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, बट उसी सफलता के उस भाग दौड़ में, चकाचौंध में कहीं ना कहीं परिवार पीछे छूट ही रहा है। सो इस परिवार को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैच्योरिटी चाहिए। पहले नहीं चाहिए थी ये मैच्योरिटी। पहले एक जॉइंट परिवार होता था, माता पिता सब साथ रहते थे। लड़कियों को भी संस्कार माता पिता के यही होते थे कि भैया तेरी डोली उसी घर से जा रही है तो अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। तो लड़कियों के मन में भी कभी 1% भी आता ही नहीं था कि घर तोड़ दें या घर छोड़ दें। इवन लड़कों को भी यही सिखाया जाता था कि भैया देखो, एक बार शादी हुई है, अगर तुमने किसी और पराई स्त्री की तरफ नज़र भी उठाया तो तुम्हारे अधर्म होगा। लेकिन आज लोग कमाने के चक्कर में ट्रैवल करते हैं। आज जगह जगह अलग अलग तरह के पब, बार, डांस डेस्क और कोवर्किंग स्पेसेस हैं जहाँ पे कोवर्किंग नहीं, और आजकल हर कंपनी में लड़के लड़कियाँ साथ काम करते हैं। तो अट्रैक्शन होना, बातचीत होना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना, ये स्वाभाविक है। सो बिकॉज ऑफ दिस दोनों ही क्षेत्र में ना बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो चुका है। और इस डिस्ट्रैक्शन को ब्रिज करने के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा समझदारी चाहिए, बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत बड़ी सोच चाहिए। आजकल विश्वास का भी थोड़ा सा एक रहता है कि हर किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। कि बहुत खूबसूरत सा शेर है कि जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने का भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। तो आखिर किस पे विश्वास किया जाए आज के दौर में, जो माता पिता के बाद हम मान सकें कि यार ये हमारे लिए ठीक है? मैं बड़ा मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं, क्योंकि किस पे विश्वास किया जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी विश्वास किया जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 1000 बार आप स्कूटी चला रहे हैं और गिर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूटी चलाना भूल जाएं या चलाएं ना। देखिए, रिश्तों में रिस्क तो लेना चाहिए। कई लोग आज डरते हैं, युवा मेरे पास आते हैं, सर मेरे को शादी करनी है लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या पता अच्छा पति मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ तो क्या हुआ,
टेक द रिस्क, इट्स वर्थ टेकिंग द चांस, एंड आप अपना 100% दो। देखिए, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं राहुल जी का कितना विश्वास करूं, लेकिन मैं विश्वास के काबिल हूं क्या? पहले तो ये बताओ, क्या मेरी तरफ से सब कुछ सही है? अगर मेरी तरफ से सब कुछ सही है, बस यही सोच के कि मैं सब कुछ सही है, और बाकी का जो भी किसी भी रिश्ते में जाने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर राहुल जी से मुझे कोई भी बिजनेस डीलिंग करनी है तो राहुल जी का व्यवहार ठीक है क्या, उनका बातचीत करने का तरीका ठीक है क्या, उनने जो प्रपोजल दिया वो ठीक है क्या, और बैकग्राउंड भी उनका चेक कर लूँ कि बैकग्राउंड ठीक है क्या। बस इससे ज़्यादा क्या चेक कर सकता हूँ? आपके मन में उतर के हर चीज़, आपका विचारधारा क्या चल रही है वो तो चेक नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही रिश्ते में हर चीज़ चेक नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ, जाइए, बिंदास जाइए, ट्रस्ट कीजिए। 1000 पे ट्रस्ट करेंगे ना तो 1000 में से 900 फिर भी आपके ट्रस्ट को रोक लेंगे, और 100 आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे। तो मेरा सजेशन है कि देखिए, जब आप शादी करते हैं और जब आप कोई भी संबंध बनाते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लेवल का, तो उस समय पे ट्रस्ट करके ही बनाएं। पहले बेसिक ट्रस्ट करने से पहले सब कुछ छानबीन कर लें, और एक बार सारी छानबीन हो गई उसके बाद प्योर ब्लाइंड ट्रस्ट करें। अब कहते हैं कि नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो अब होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से देखूं तो जैसे ही आपने डाउट किया तो डाउट ही मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए ट्रस्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 4-5 चीज़ें करनी है। ट्रस्ट करना है, आपको करुणा भेजनी है, आपको बहुत दया दिखानी है, आपको धीरे 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 बहुत प्रेम देना है। अब मैं मेरी ही पत्नी पे शक करूँगा, ऐसा तो ठीक नहीं है। और कभी कोई गलती हो भी जाती है मुझसे या मेरी पत्नी से, तो वो फिर अलग सिचुएशन होगी। उस अलग सिचुएशन को कैसे डील करना है, वहाँ पे भी एक शब्द का ध्यान हमेशा रखना, वो है ग्रेस। ग्रेसफुल तरीके से डील करना है। ऐसे नहीं कि आप दोनों से कोई गलती हो गई और उसके चक्कर में आप दोनों एक दूसरे को है ना बेइज्जत करने पे लग गए, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कोर्ट कचहरी में चले गए, एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हो। आई मीन दैट इज़ नॉट ग्रेसफुल। बी वेरी ग्रेसफुल इन एवरी सिचुएशन। ये सोचो कि इंसान है और आज भटकाव है, ये मानना स्वाभाविक है। आज हस्बैंड वाइफ शादी होने के पहले आप देखो, अधिकांश के कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी। 50% तो होगा ही, 70% हो सकता है। छोटे गाँव में वगैरह में कम होगा, लेकिन बड़े शहरों में तो 70% 60% लोग कह सकते हैं ऐसा। अब जब जिनसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है शादी के पहले, तो शादी के बाद भी स्वाभाविक है कि उनमें से 50% लोगों की उनसे बातचीत हो रही होगी। ऑलराइट, तो ये इसके ऊपर किसी रिश्ते की बुनियाद नहीं होनी चाहिए कि अरे उस लड़की का तो गर्लफ्रेंड था मतलब बॉयफ्रेंड था तो मतलब वो लड़की बेकार है, उस लड़के की गर्लफ्रेंड है मतलब वो लड़का बेकार है। ये एक स्वाभाविक है, जहाँ लड़का लड़की एक साथ काम करेंगे, बातचीत करेंगे, बातें चीतें होगी, एक दूसरे को कभी सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे के कभी असाइनमेंट शेयर होंगे, एक दूसरे से कभी किसी को ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसे में अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, और जहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को ये मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी कि दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। एंड अब उनकी रियलिटी अलग है, अब शादी हो चुकी है, अब वो दोनों अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहीं वो मैच्योरिटी चाहिए कि जब हम किसी से कमिट कर गए तो फिर कमिट कर गए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने मन चाहे जीवन साथी को, या हम अपने लिए जिस तरह का ख्वाबों में एक जीवन साथी देखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चाहिए। लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे उस लड़की को अट्रैक्ट करना है, मुझे उस लड़के को अट्रैक्ट करना है, विच इज़ गुड। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे उस लड़की को अट्रैक्ट करना है, तो वो लड़की तो ऑलरेडी मान लो कमिटेड है कहीं, या उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने करने वाले हैं, या सगाई कर दी है। अब मैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतना पावरफुल हो जाऊं कि मैं पूरे ब्रह्मांड के नियम चेंज कर दूं, या मैं ऐसा जादू कर दूं कि अचानक से उस लड़की का ब्रेन पलट जाए, उसके माता पिता का ब्रेन पलट जाए और वो मेरी तरफ भाग के आ जाए। ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो सकता है? पहली चीज़ तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों को ये कहते हैं कि आपको वही लड़की क्यों चाहिए। तो वो लड़का लिखता है मुझे वो लड़की इसलिए चाहिए क्योंकि वो केयरिंग है। अच्छा, तो मुझे केयरिंग लाइफ पार्टनर चाहिए। और क्या है भाई, वो मुझे समझती है, तो वो मुझे समझती है। और क्या चाहिए, उसके लुक्स इतने अच्छे हैं। अच्छा, उसका परिवार इतना अच्छा है, वो इतनी पढ़ी लिखी है, वो इतनी समझदार है, वो कार चलाना जानती है, वो खाना बनाना जानती है, वो पुणे सिटी में रहती है, वो बॉम्बे सिटी में रहती है, जो भी है आपने सब कुछ लिखा। तो आपने वो लड़की से प्यार है आपको, या आपको इस डिस्क्रिप्शन से प्यार है? से प्यार है, राइट, करेक्ट। आपको इस पर्सनैलिटी से प्यार है, तो आपने एज इट इज़ ये लिख दिया। अब उसके बाद आप ये भी लिखो कि शादी के बाद का जीवन कैसा चाहिए, कि शादी के बाद हम महीने में एक बार घूमने जाएं, या शादी के बाद हम साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, शादी के बाद मैं एक
हफ्ते के लिए अपने इन लॉज के जा रहा हूँ, मेरे इन लॉज मेरे यहाँ आ रहे हैं। शादी के बाद हम लोग बैठ के, हमारी सारी फैमिलीज बैठ के, उसके 2 भाई भी हैं या जो भी है, पूरी सिचुएशन आपने लिखी, राइट। और आप फिर इसी सिचुएशन को जीने में दिमाग लगाओ। अब हो सकता है आप किसी दूसरी लड़की को विजुअलाइज ना कर पाओ, क्योंकि वही लड़की आप जानते हो, उसी से आप प्यार करते हो, जो भी है, लेकिन बी ओपन कि कभी वो या कोई और आ सकता है उससे बेहतर आपकी इन क्राइटेरियाज को पूरा करने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि कभी भी लड़की पे फोकस ना करें, क्वालिटीज़ पे फोकस करें। आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, वो उस ज़िंदगी के पैरामीटर्स पे फोकस करें और वो ही विजुअलाइज करें, ना कि सिर्फ वो ही लड़की या वो ही लड़का। लोग इसमें गलती कर देते हैं, लोग कहते हैं नहीं मुझे तो वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए, सारे पैरामीटर्स उल्टे, लड़की वही चाहिए। अब वो लड़की भी नहीं मिली, पैरामीटर भी नहीं मिले। ओके, तो मैं कहता हूँ पैरामीटर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं जीने मरने की कसमें खाते हैं, अरे उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसा वैसा, लेकिन होता क्या है, उसकी लड़की की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, और फिर दूसरे से किसी से शादी हो गई, ये भी आराम से खुश रह रहे हैं। तो ये जीने मरने की फालतू की कस्में, ये तो सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। बट मैं यही कहूँगा कि आप फोकस करो कैसी ज़िंदगी जीनी है उस पर। राइट। और क्या इसमें आपके पास्ट लाइफ के कर्मा का भी प्रभाव पड़ता है जीवन साथी को अपने लाइफ में लाने में, कि कई बार हम चाहते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन टॉक्सिक हमारी ज़िंदगी में जाता है? बिल्कुल। देखिए शादी का कहते हैं कि एवरी रिलेशनशिप इज़ योर रिफ्लेक्शन। मेरी वाइफ मेरा रिफ्लेक्शन। आप बिल्कुल। अधिकांश शादियों में क्या होगा, ऑपोजिट लाइफ पार्टनर मिलता है, या जैसे आप हैं, आप बहुत वर्कहॉलिक हैं तो आपको पार्टनर जो मिल रहा है वो थोड़ा शांत मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आपको पार्टनर नॉन क्रिएटिव मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा शांत हैं तो पार्टनर अग्रेसिव मिल रहा है। तो कहते हैं कि क्यों, तो 2 रीज़न से हो सकता है। एक तो आपके अंदर भी वही नेगेटिविटी है जो आपको किल करनी है, और भगवान कहता है देख तेरे पार्टनर के थ्रू तेरे को आईना दिखा रहा हूँ कि तेरे अंदर भी ये नेगेटिविटी है। तो एक तो हमारे अंदर की सारी कोचिंग जो हमें करनी है ना, हमारा पार्टनर कर देता है। हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करना है, वो पार्टनर डेवलप करवाता है। हमारे अंदर जो स्मार्टनेस डेवलप करनी है, वो पार्टनर डेवलप करवाता है। तो पार्टनर इसीलिए ज़रूरी है, वो पार्टनर आपका सबसे बड़ा आईना होता है। तो कर्मा की थ्योरी के कारण ही शायद ऐसा मिलता है, या हर आत्मा चाहती है कि मैं इस जीवन में ये सीखूं तो उसके लिए फिर ऐसा पार्टनर मेरे लिए उचित रहेगा। तो ये कहते हैं जोड़ियां भगवान बनाता है, तो शायद वो भगवान ही बनाता होगा, या हम कर्मा से अट्रैक्ट करते हैं या हमारी वाणी से अट्रैक्ट करते हैं। सो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने अट्रैक्ट किया है, बट वो पार्टनर मेरा रिफ्लेक्शन है। पहले तो ये, या फिर इस जन्म में इस आत्मा को जो सीख चाहिए वो उस पार्टनर के द्वारा ही मुझे मिलेगी। जैसे कि हो सकता है किसी का कोई व्यक्ति बहुत सादा है, सीधा साधा है, और पार्टनर बहुत चालाक मिला है, तो भगवान कह रहा है भैया इस जन्म में तेरे को भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा या तो चालाक बनना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कि तुझे इतना चालाक और तुझे इतना ज़्यादा हार्श पार्टनर मैंने इसलिए दिया है ताकि तू अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए। तो कोई ना कोई सीखने की स्थिति पैदा होती है। लेकिन अक्सर लोग सीखते नहीं है पार्टनर से। अक्सर लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, मेरा तो पार्टनर ही टॉक्सिक मिल गया। अरे टॉक्सिक नहीं मिला आपको पार्टनर, आपको जैसा पार्टनर मिलना था ना वैसा ही पार्टनर मिला है। बस अब इसी से क्या सीख सकते हो ये आपको दिमाग लगाना है। और जैसे ही आप इसके अंदर सीखने के लेवल पे उतर गए ना, आपको उसी पार्टनर से प्यार हो जाएगा, उसी पार्टनर में अच्छाई दिखने लग जाएगी। इसलिए कई लोग बैलेंस कर लेते हैं और कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग आजकल इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं कि एक छोटी सी गलती और शादी तोड़ने की बात कर लेते हैं। जैसे मैं अभी किसी से मिला और उन्होंने कहा कि सर मेरी तो नई शादी हुई है और मेरा जो हस्बैंड है उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और शादी के बाद भी उससे बात कर रहा है, मैं तो अब उससे शादी तोड़ूंगी। अरे मैंने कहा ये नहीं करते। शादी के पहले हो सकता है उसका कोई रियलिटी था और बात होना एकदम कोई भी रिलेशन 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 1 मिनट में कोई ख़त्म करना पॉसिबल नहीं हो सकता। और वो बात ही कर रहे हैं ना, गिव हिम सम टाइम, मे बी 6 मंथ्स का टाइम, साल भर का टाइम। क्या शादी हलवा है क्या? ऐसे शुरू की और ऐसे ही तोड़ दिया आपने। वाई आर यू इन अ सो मच ऑफ हरी? और लड़कियां स्पेशली आज की डेट में मैं कहूँगा जितनी भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि लॉ हमारे फेवर में है, वो इसका बहुत फ़ायदा उठा रही है, या उनके माता पिता इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये बात कई लड़कियों को हजम नहीं होगी, वो कहेंगी नहीं लड़के बहुत बुरे हैं। बिल्कुल मानता हूँ, लड़के दारू पीने वाले भी होते हैं, लड़कीबाज भी होते हैं, बहुत सारे बुरे तरह के लोग हैं सोसाइटी, हज़ारों तरह के लड़के हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि लड़कियाँ बुरी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल कई सारी लड़कियाँ इसका गलत फ़ायदा उठा रही है। जो शादी नहीं टूटनी चाहिए वो भी टूट रही है।
तो जहाँ वास्तव में लड़का बड़ा टॉक्सिक है वहाँ शादी टूटना बिल्कुल लॉजिकल है, जहाँ मारपीट रोज़ हो रही है वहाँ शादी टूटना बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन जहाँ पे कई बार तो एक छोटे से ईगो के कारण शादियाँ टूट रही है, छोटी सी, जैसे ये वाली मैंने सिचुएशन बताई, ये कोई शादी तोड़ने की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी समझदार होना होगा, थोड़ा सहनशील होना ही होगा। या तो शादी करो ही मत, पहले दिन से क्लियर रहो, और कर ही रहे हो तो फिर इसको निभाओ जीवन भर। छोटी मोटी चीज़ों की इग्नोर करो। मैं हस्बैंड वाइफ को दोनों को यही कहता हूँ, यार इग्नोर करना सीखो ना। क्यों ईगो पे लेना है? साला तुम पूरी दुनिया की बातों को तो ईगो पे लेते नहीं हो। और हस्बैंड वाइफ की बातों, उसने मेरे को पैसे के लिए टोक दिया, उसने मेरे को बाहर जाने के लिए बोल दिया, अरे वो मेरी वाइफ मेरे लिए खाना नहीं बनाती ढंग का, अरे मेरी वाइफ इन लॉज से ज़्यादा बात, ये कोई तरीके हैं शादी तोड़ने के? मतलब लेट्स बिकम सम मैच्योर पीपल यार। आपने तो खैर अब तक हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर दी है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मगर निश्चित रूप से एक कहावत है, या यूँ कहें कि लोक प्रचलित एक बात है कि महिलाओं को समझना आसान नहीं होता है। ऐसा कहते भी हैं। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि सिर्फ जान कह देने से कोई जान नहीं होती है, लड़कियां इतनी भी आसान नहीं होती है। तो मुझे लगता है सर कि आखिर एक महिला को किस तरह से समझा जाए, उसके विचार क्या होते हैं, जिसे शायद पुरुष पूरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि अरे तो मैं घर आया और चिल्लाना शुरू कर दिया इसने, या मैं इसे इस तरह से प्यार देना चाहता हूँ लेकिन ये तो प्यार ही नहीं करती, क्योंकि महिलाएं शायद जता नहीं पाती हैं, कई बार पुरुष नहीं जता पाते। आपके नज़रिए से महिलाओं को अगर हमें संभालना हो, उनके साथ निबाह करना हो, तो किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपका सवाल है ना पूरा सिर्फ पुरुषों से ओरिएंटेड हो गया, तो यही सवाल महिलाओं का भी हो सकता है कि पुरुषों को कैसे संभाला जाए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि पुरुषों का लाइफ जो है वो बड़ा सिंपल है। उनको कमाना है, बाहर से घर आना है, घर पे अपना टाइम देना है। यहाँ पे ना पहले दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी समझनी होगी। महिलाएं ऐसी क्यों हैं और पुरुष ऐसे क्यों हैं? आप देखो, एक महिला के पर्सपेक्टिव से महिला कहती है ये पुरुष मुझे टाइम क्यों नहीं देता, ये पुरुष अपने माता पिता की सामने मेरी बात क्यों नहीं रखता, है ना। तो महिलाओं की ये कंप्लेन होती है। तो महिलाओं को ये समझना होगा कि एक पुरुष जो खेल रहा है ना, वो कई फ्रंट पे खेल रहा है। वो बेचारा अपनी जॉब के अंदर खेल रहा है, अपने बॉस को सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर्स के लिए वो उसको दिन रात एक कर रहा है, नए प्रोजेक्ट, फिर उसको चिंता लगी हुई है कि यार फ्यूचर में जॉब बनी रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, फिर बच्चों के फ्यूचर का कुछ देखना है। महिलाएं भी आजकल ये कर रही है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में 80% महिलाओं पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो भी जो 20% भी कर रही है वो अपनी मर्जी से काम कर रही है। अगर वो ना भी करे तो सारी जिम्मेदारी ये पुरुष की है। फिर पुरुष को अपने माता पिता की इज्जत, समाज, गांव सभी का देखना है। तो एक पुरुष को ना 50 जगह पे खेलना है। तो वो क्या करेगा, उसके पास किसी की शादी में जाने का कार्ड आया, किसी के मौत मरण में जाने का कार्ड आया, किसी के और, तो कहीं ना कहीं इसको इतनी जगह पे बैलेंस करना होता है। और साथ में फिर उसको अपने बच्चे और अपनी बीवी और घर परिवार सबको बैलेंस करना है। माता पिता को कुछ हो गया, पैसे इसी को अरेंज करने, घर परिवार में छत टपकने लग गई, पैसे इसी को अरेंज करने, बच्चे की स्कूल में कुछ हुआ, पैसे इसी को अरेंज करने, बच्चे की हायर एजुकेशन। तो पुरुष का दिमाग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा कि यार ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए जल्दी से जल्दी पैसा। तो जितने पुरुष हैं ना वो सिक्योरिटी का कमाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। अब उसी चक्कर में क्या होता है, जितने पुरुष सिक्योरिटी के लिए दिमाग लगा रहे हैं तो वो घर पे महिलाओं को टाइम कम देंगे, और टाइम कम देते हैं इसीलिए फिर महिलाएं चिड़चिड़ी होती है। अब महिला की ज़िंदगी सोचिए, वो घर छोड़ के आई अपने माँ बाप का, वो घर छोड़ के आई और आपके घर में आई। आपके घर में वो क्या कर रही है? ज़्यादातर झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, आपके बच्चों को संभालना, आपके भी टेंट्रम्स है ना, आपके माता पिता के टेंट्रम्स है ना। वो पहले अपनी माँ के घर पे थी, मर्जी से जा रही है, स्कूटी उठाई कहीं निकल गई। यहाँ उसको माता की सुननी है, पिता की सुननी है, आपकी सुननी है, आपको जवाब देना है, हर जगह पे जवाब देना है। अब महिला को लगता है मैं घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये लड़का मुझसे पूछ रहा है कि तू लेट क्यों आई घर पे, ये भी तो 12 बजे आता है। सही बात है। तो महिला का माइंड क्या हो जाता है कि वो एक ही घर में रहते रहते वो पक जाती है, उसकी लाइफ में वो वैरायटी नहीं है। पुरुष की लाइफ में वैरायटी है, रोज़ नया कस्टमर, रोज़ नई चीज़, रोज़ नई चैलेंज, रोज़ नई तकनीक। अभी AI सीखना है, अभी AI में ये सीखना है, अभी उसमें ये सीखना है, अभी इंटरनेट का ये सीखना है, मुझे फ्यूचरिस्टिक। तो जहाँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वहाँ रोज़ रोज़ नया कुछ हो रहा है। लेकिन महिलाओं की अप्रोच क्या है? फ्यूचरिस्टिक नहीं, प्रेजेंट। आज मुझे क्या मिला, आज मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आज मुझे किसी ने कोई प्यार नहीं दिया, आज मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं साला घर का काम करती रह गई, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहाँ बढ़ रही हूँ। महिलाएं इनसिक्योर हो रही हैं नाउ। तो महिलाओं को संभालने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पुरुष को फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है,
लेकिन महिला के साथ आते ही, घर आते ही सिर्फ उसी के ऊपर अटेंशन देना है, जो कि मैं खुद कहूँगा, मैं खुद फेल होता हूँ और हज़ारों लोग फेल होते हैं। एंड इसी के कारण हमारे घरों में थोड़ा तनाव हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हमने एक महिला को आगे लाने के लिए सारे प्रयास किए, फिर भी वो महिला नहीं आती आगे, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा भी अटेंशन दिया, अरे चलो आ जाओ, ये आ जाओ, उसके साथ बैठ के उसकी बात सुन ली, उससे बात सुन के उसको सपोर्ट कर दिया, उसको एक प्यार से हग कर दिया, आई एम श्योर शी वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, अब पुरुष अगर ये करने में काफ़ी लेट हो गया, मान लो शादी के हो गए 20 साल, अब 20 साल बाद अचानक से पुरुष ये सब करने लगे, 20 साल में उस महिला का दिमाग फिक्स हो चुका है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है, सही बात, ये नहीं बदल सकता। तो अब 20 साल के बाद आप बदलने की कोशिश करोगे तो वो आपको बदलने ही नहीं देगी, वो कहेगी भाड़ में जा। वो भी अजीब लगेगा उसको कि आप क्यों बदल रहे हो, वो कहेगी अब क्यों कर रहे हो भाई, जब मेरा टाइम था, मेरी तो जवानी निकल गई पूरी, जब मैं कुछ कर सकती थी तब तो कुछ किया नहीं आपने, कब तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, अब आप कर रहे हो। तो वो महिला रिजिड हो चुकी है। कोई महिला 5 साल, शादी के 5 साल बाद ही रिजिड हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। क्योंकि देखिए पुरुषों और महिलाओं में, पुरुष के लिए शादी इज लाइक माता पिता के सिक्योरिटी, सपोर्ट, बच्चे, ये। महिला के लिए शादी मतलब प्यार। दोनों का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। सही बात है। और दोनों इसीलिए कहते हैं ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। दोनों का कॉन्सेप्ट ही दिन रात का अंतर है। अब ये दिन रात का अंतर समझाए कौन? सही बात है। ये समझाएगा कौन? ये समझाने के लिए कोई काउंसलर चाहिए, कोई कोच चाहिए। लेकिन महिला घर की कह रही है, भैया इस आदमी ने 10 साल मेरे को वैल्यू नहीं दी, अब तो मैं इसके साथ इसकी बात भी नहीं सुनूंगी। सही है। और पुरुष कहता है, यार इस महिला को मैंने समझाने के लिए इसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, ये खुद ही नहीं करती है। बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल अब दोनों ही चीज में दोनों डेडलॉक हो गए। और समझाने वाले कौन? माता पिता कहेंगे समझ जाओ रे, नहीं तो फ्यूचर बर्बाद होगा, इधर के माता पिता। और लड़की का क्या है, एक बहुत ही गड़बड़ पॉइंट है, पुरुष बोलते कम है, लड़कियां रो के सीधा आजकल फोन किसको देती है? माता जी को। और देखिए इसमें माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है। कोई भी मेरा दोस्त पहले दिन मुझे फ़ोन करेगा रो के कि यार आज तो मेरी बीवी ने बहुत बुरा किया, मैं कहूँगा यार चिंता मत कर, ठीक है यार, इट्स ओके, सब हो जाएगा। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन या 10वें दिन रो के फ़ोन किया, मैं क्या कहूँगा मेरे दोस्त को, साला इतना ही परेशानी में तो छोड़ देना यार। सही बात है, सही बात। मेरी कई महिला मित्र हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, या मेरे काउंसलिंग में लड़कियां आती है और वो रो के मुझे इस तरह से बताती हैं जैसे उनका जीवन पूरा बर्बाद हो रखा है। और आजकल मैं उनको कहता हूँ, पहले ये बताओ तुम्हारी गलती क्या है। पहले मैं भी बायस्ड हो जाता था, मैं कहता था यार ये इतनी दुखी है यार मैडम। अब मैं डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोल सकता मैं कि घर छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन मेरे मन में भी ये फीलिंग आता कि एक बार इसको बोल दूंगी इतनी दुखी है तो छोड़ दे। अब कोई लड़की रो रो के अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, या अपने सास ससुर, दादा दादी को, किसी को भी फ़ोन करेगी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है जी, और रो रही है, तो उनके उधर वाले एक लेवल के बाद कहेंगे इतनी दुखी है, आजा छोड़ के। और अगर उधर वाला परिवार थोड़ा भी सक्षम है तो वो कहेगा 100% आजा। और उधर वाला परिवार थोड़ा भी एजुकेटेड है, बोले आजा 100%, उधर केस डालेंगे, उधर से मेंटेनेंस मिल जाएगा, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बात है। आजकल लड़कियों के माइंड में ये फिक्स बैठ गया है कि हाँ भाई मेंटेनेंस तो मिल नहीं वाली है, सारे लॉ तो फेवर में ही है लेडीज़ के। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नसीहत मैं महिलाओं को यहाँ ये देना चाहूँगा, अपने माता पिता को फ़ोन करें लेकिन रो के कभी ना करें, राइट। हाँ, तुम्हें रोना आ रहा है ना, किसी फ्रेंड को फ़ोन करें, किसी न्यूट्रल फ्रेंड को फ़ोन करें जो आप दोनों को जानता हो, जो हस्बैंड वाइफ दोनों को जानता हो, ऐसे फ्रेंड को फ़ोन ज़रूर करें ताकि आपको सांत्वना मिले। या ऐसा ग्रुप बनाए जो कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेड हो, कोचिंग ओरिएंटेड हो, जहाँ पॉजिटिव लोग, काउंसलर वगैरह हों, जहाँ काउंसलर लोग हों। अब हमारे जैसे लोगों के पास लोग आते नहीं क्योंकि हम पैसे चार्ज करते हैं। बिना पैसे के कैसे टाइम दें सर? बिल्कुल सही बात। हमारे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, हमारे भी खर्चे हैं। तो बस यही कहूँगा कि रिलेशनशिप में बहुत मैच्योरिटी चाहिए आजकल। अच्छा सर, सोशल मीडिया ने कितना रोल प्ले किया है अपना रिश्ते बिगाड़ने में? रिश्ते बिगाड़ने में ही रोल प्ले किया है आजकल। जो आप और मैं ये बातें कर रहे हैं ना कि रिश्तों में ऐसा होना चाहिए, तो रिश्तों में ऐसा होना चाहिए, आप और मैं तो न्यूट्रल बात कर रहे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करो मैं एक साइड ले लूँ, मैं ये साइड ले लूँ कि वो महिला कभी सुखी नहीं रहेगी जो पति का ध्यान नहीं रखती। वो महिला जो पति का ध्यान नहीं रखती वो बहुत ज़्यादा हमेशा बेकार ही रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब मैंने एक साइड ले ली तो ये वाली रील वायरल होगी और हर पुरुष अपनी पत्नी को भेजेगा, देखो। और नहीं भी भेजेगा तो उसके माइंड में ये बैठेगा कि अच्छी स्त्री वही है जो पति का ध्यान रखती है, और मैं पति हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रख रही।
और मान लो यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि हर उस स्त्री को, मैंने एक रील देखी थी, संत की थी, वो कहते हैं उस स्त्री को छोड़ देना चाहिए जो आपको नीचा दिखा रही है या आपको बिल्कुल ठीक से नहीं रख रही है या आपके माता पिता का सम्मान नहीं कर रही। अब मान लो मैंने ये रील देख ली, ठीक है, मैं कहूँगा हाँ यार कल मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता का सम्मान नहीं किया था, और वो संत हैं, और उस संत ने क्या कहा है कि साला ऐसी स्त्री को छोड़ देना चाहिए, ये बीज पड़ गया। अगर कोई महिला ऐसी देख लेगी, रील महिलाओं के लिए है, एक महिला को क्या चाहिए, एक महिला को प्यार की 2 बातें चाहिए, एक महिला को ये चाहिए कि कोई आए और उसे कैरेस करे और उसकी बात सुने और आधा घंटा सुने और उसको सम्मान दे। और अगर जो पुरुष ये नहीं कर सकता, ये पुरुष कहलाने लायक नहीं है। अब मान लो किसी महिला ने ये रील देख ली, वो क्या कहेगी, अच्छा मेरा पति इनमें से कुछ नहीं करता, इसका मतलब मेरा पति तो पुरुष ही नहीं है। अब वो कहीं काम पे जा रही है और वहाँ कोई काम पे कोई व्यक्ति यही केयर दिखा रहा है, या उसकी पत्नी को उनके सामने बैठ के वो केयर दिखा रहा है कि देखो ये तो मेरी पत्नी है जी, ये दोनों देखो हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। महिला कहेगी साला मेरा पति बेकार, ये पति अच्छा। और वो लड़का 2 दिन उससे ढंग से बात कर लेगा, उधर अट्रैक्शन हो जाएगा। यू नो, ये जो है ना रील्स और सोशल मीडिया, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी रील्स बिल्कुल ना देखें, सिर्फ न्यूट्रल रील्स देखें। न्यूट्रल रील जैसे कि हम लोग आज बात कर रहे हैं, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, जहाँ पे शादी क्यों टूटती है, दोनों का पर्सपेक्टिव समझा जाए। पुरुष का पर्सपेक्टिव ये, एक्चुअली पुरुष का दायरा सोचने का इतना बड़ा होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ इतनी सारी है। महिला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्या है, बच्चे और हस्बैंड, और वो खुद। राइट। सास ससुर की जिम्मेदारी है उनकी, वो निभाती भी है, लेकिन एक लेवल पे वो सास ससुर से डिस्कनेक्ट हो जाती है, बोलती है यार ये तो बहुत टोकते हैं। तो महिला के लिए मेजर एनर्जी सेंटर क्या है, बच्चे, पति। हस्बैंड के लिए सेंटर क्या है, एनर्जी सेंटर, जॉब, सोसाइटी, दोस्त, माता पिता, समाज, सबको बैलेंस करना। और फिर ऊपर से आजकल हेल्थ और नॉलेज और नया सीखना भी है, और पैसे, इतने सारे एनर्जी सेंटर्स पे उसको, पुरुष को एक बार ध्यान लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का दायरा बड़ा हो जाए तो मुझे तो लगता है हर महिला को कमाना चाहिए। आज की डेट में कमाएंगी तो उनको भी, पुरुषों की तरह उनका भी दायरा बड़ा होगा। जब कमाएंगे दोनों तो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि कमाना कितना मुश्किल है, तो एक दूसरे की थोड़ी सिंपैथी मिलेगी। और राइट, और हर पुरुष को थोड़ा बहुत घर में काम करना चाहिए, जिससे कि उसको समझ में आएगा कि यार घर का काम करना कितना डिफिकल्ट है। इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। बराबर। एक सर, एक फोमो और एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बायस जो है जी, ये भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। होता क्या है कि सोशल मीडिया पे सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। हो सकता है आप अपनी असल ज़िंदगी में उतने ज़्यादा फ़नी हो, लेकिन यहाँ आप थोड़ा गंभीरता से इसलिए बात करें क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एक कोच के तौर पर है। मैं देखता हूँ कि कुछ कपल्स ऐसे हैं जो मनाली जाके रील डाल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका जीवन है, बिल्कुल, वो व्लॉगर हैं या वो कंटेंट क्रिएटर हैं, मगर एक घर के अंदर बैठी हुई साधारण सी स्त्री ये देखकर अपने पति से झगड़ा कर लेती है कि देखो वो तो हर हफ्ते घूमने जा रहे हैं, हर सैटरडे शाम को वो निकलते हैं और मंडे मॉर्निंग आते हैं, आप मुझे क्यों नहीं ले जाते। ये जो फोमो महिलाओं के भीतर आ रहा है, इसका कितना बड़ा कारण है रिश्तों में तलखी पैदा करने का। देखिए, एक रिसर्च कहता है कि जितनी बार आप सोशल मीडिया पे जाते हो और वापस आते हो, उतनी बार आप ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो और उतनी बार आप ज़्यादा उदास होते हो। बिल्कुल सही। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक ना एक रील या एक ना एक चीज़ ऐसी आपको ज़रूर दिख जाएगी जिससे आपको लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, यार देखो दुनिया कैसी ज़िंदगी जी रही है यार। तो डेफिनेटली जब भी हम किसी की भी लाइफ देखेंगे तो कंपैरिजन आएगा। आज मैं किसी को रोल्स रॉयस से उतरते देखूंगा तो 1 मिनट के लिए हो सकता है मेरा माइंड सोचे यार इसकी क्या लाइफ है यार, मैं तो मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ, ये रोल्स रॉयस में, और मैं कहीं मर्सिडीज़ में जा रहा हूँ तो कई लोग ये भी सोचेंगे यार सर की कितनी अच्छी लाइफ है, ये मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, साला हम तो अभी स्कूटी पे घूम रहे हैं या हम तो ऑटो में घूम रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक कंपैरिजन का ग्राउंड है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया पे जाओ ही मत यार, पैसे कमाने के लिए जाओ सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सही बात। मैं अपनी कोई भी रील देखता ही नहीं हूँ, ना मेरी देखता हूँ ना दूसरों की देखता हूँ। कोई 10 दिन में एक बार कोई 1-2 ज़रूर देख लेते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि डिस्कनेक्टेड तो नहीं है। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और फोमो तो ऐसा क्रिएट होता है कि यार वो भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी कंपैरिजन, भयंकर कंपैरिजन कि उसके कपड़े अच्छे हैं, उसके गहने अच्छे हैं, उसकी लिपस्टिक अच्छी है, उसकी तो डिज़ाइनर साड़ी थी भाई, और हमारा पति तो कुछ नहीं कर रहा। आजकल कई ऐसी महिलाएं, मैं अपनी कम्युनिटी में 4 ऐसी महिलाएं, 5 ऐसी महिलाएं पिछले कुछ महीनों में मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई हैं जिनके पति कम कमाते हैं। ओके। और मैंने उनसे स्ट्रेट सवाल पूछा कि सर हमारे झगड़े बहुत हो रहे हैं। मैंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा को ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा
अगर आपका यही पति 5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता तो क्या यही झगड़े रहते? बोले नहीं सर। मैंने कहा तो ये कम कमाने के कारण आपका झगड़े क्यों है? मैंने कहा चलो ज़्यादा कमाने वाला पति ले लिया, लेकिन वो बहुत दारू पी रहा है, मारपीट कर रहा है, चलेगा आपको? नहीं। अरे कम से कम आपके पास पति है, वो सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है, 20,000 भी कमा रहा है तो डिग्निटी से कमा रहा है, शराफत से कमा रहा है। तुम उसकी स्ट्रेंथ बनो ना। दोनों मिलके 5 लाख नहीं कमा सकते? ठीक है वो अकेला कम कमा रहा है, दोनों मिलके कमा सकते हो ना। तुम कह रही हो कि नहीं किसी और जगह चले जाओगी, या तुम कह रही हो मेरा पति ठीक नहीं है, तुम कह रही हो कि यार सर स्ट्रगल चल रहा है फाइनेंशियली, कब तक ये स्ट्रगल से है? वो आती दूसरी चीज़ के लिए हैं। वो कहती हैं कि सर मेरे तो झगड़े बहुत होते हैं। अरे क्यों होते हैं झगड़े, बताओ क्या रीज़न है? फिर मैं धीरे धीरे जब प्रोबिंग करता हूँ तो सर कहीं घूमने नहीं जाते, टाइम नहीं देते। अच्छा क्यों नहीं देता बताओ वो एक बार के लिए? उसकी जद्दोजहद ही दूसरी, उसकी जद्दोजहद दूसरी है। तुमने कभी समझा है 20,000 कमाने के लिए तुमने कमाए? नहीं कमाए ना। कमाओ पहले, सही बात, उसके बाद समझ में आएगा। तुम क्यों नहीं कमा रही? 10 साल से शादी है ना तुम्हारी, 20 साल से शादी है। हाँ मैं बच्चे संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, ठीक है समझ गए। तो बच्चे संभालती हो, घर संभालती हो तो 5,000 रुपये की बाई रख लो, 10,000 की बाई रख लो। 10,000 तो कमाओ, चलो बाई रखने का तो कमाओ। बिल्कुल सही भाई, वो भी 20,000 रुपये कमा के तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा सबका खर्चा दे रहा है ना। तुम भी 20,000 कमा के 10,000 खर्चा दे दो बाई को, ताकि तुम्हारे वही सारे काम हो जाएंगे। तो आज महिलाओं की भी, कईयों की डिज़ायर्स जो है ना कि हम भी बहुत बड़ी गाड़ी में घूमें, हम भी बहुत, उस चक्कर में कई मैरिजेस बहुत हेल हो रही है। और यहाँ आदमी की भी बहुत बड़ी कमी है। साला पूरी दुनिया करोड़ों रुपए कमा रही है और तुम 20,000 रुपये क्यों कमा रहे हो? बड़ा नहीं सोच सकते? दिमाग नहीं लगा सकते सुबह शाम में? तुम सोचो कि तुम्हारा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। कम कमाना सबसे बड़ा सिन है आज की डेट में पुरुषों के लिए। पुरुष की वैल्यू इस चीज़ से नहीं होगी कि वो कितना हैंडसम दिख रहा है, सही बात है। उसकी वैल्यू इसी चीज़ से होगी वो कितना कमा रहा है। और एक महिला की वैल्यू इस चीज़ से होगी वो पुरुष को कितना सपोर्ट कर रही है, ना कि इस चीज़ से कि वो कितना सुंदर दिख रही है। तुम सुंदर दिखोगे, लोग तुम्हें वस्तु ही मानेंगे, 5 लोग तुम्हें यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शादी तुम्हारी एक से हो चुकी है, ये हकीकत है। और अब कोई भी लड़का अपनी शादी तोड़ के तुम्हारे पास नहीं आएगा, और कोई भी कुंवारा तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करेगा। ट्रू। ऑलराइट, सो दैट इज़ अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और शायद यही एक कारण है सर कि आप देखिए सोसाइटी में, खासकर हम जब बड़े शहरों की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो करीब 200% से आगे बढ़ा है इन बीते 5 सालों में, कि 2 ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 50% से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं अब तो ये एक चलन सा बन गया है, लोग इसको एक सोसाइटी का ट्रेंड मान रहे हैं कि अगर है तो क्या बड़ी बात है, अगर कोई मुझे ऑफिस में सपोर्ट करता है, मुझे फिजिकली या हर तरह से ठीक रखता है, तो कहीं ना कहीं मैं तो जाऊंगा या जाऊंगी उसके साथ। कितना बड़ा जो है ये दुष्परिणाम है हमारी सोसाइटी के लिए। हम उस वैदिक संस्कृति से आ रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को माताएं, पुरुषों को जो है एक तरह से कहा जाए तो कर्म पुरुष के तौर पर संज्ञा दी गई, शिव की संज्ञा दी गई है जिसको। ऐसे लोगों के बीच में इस तरह के केसेस निकल कर आना किस तरह से समाज को थोड़ा गलत दिशा में ले जा रहा है? देखिए, मैं आपने एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इन सभी का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी ही है। सही बात। संस्कृति जहाँ उखड़ेगी वहाँ अमेरिकन संस्कृति टेक ओवर कर लेगी। आप देखिए अमेरिका का क्या कल्चर है, क्या कल्चर है उनका, कोई कल्चर नहीं है। इसीलिए उधर जो कर दिया आदमी ने वो सही है। 4 शादी कर ली, ठीक है जी। 4 औरतें, एक औरत 4 आदमियों के साथ संबंध बना रही है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की सोसाइटी, क्योंकि वहाँ का कोई कल्चर नहीं है जो उन्हें रोक सके। हम भारत देश के वासी हैं, हमारा कल्चर है, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, और हमारे यहाँ वो पवित्रता रही है और वो सात्विकता रही है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब आज के युग में उसको कल्पना करना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो क्यों पतन की तरफ जा रहे हैं? क्यों अमेरिकन संस्कृति टेक ओवर कर रही है? फिल्मों के कारण, म्यूज़िक के कारण, कहीं ना कहीं सारे सिनेमा के कारण। अब वो आ रही है संस्कृति, उसको हम नहीं कह सकते कि नहीं आ रही। तो जिस परिवार में अध्यात्म का बहुत डीपर इम्पैक्ट रहेगा वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। बिल्कुल। और उसी से हमारे देश को बचाया जा सकता है, हमारे युवाओं को बचाया जा सकता है। नहीं तो उड़ता पंजाब, यानी हर जगह हर घर में ड्रग्स का माहौल। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। आज
कॉल सेंटर्स में आप जाओ, यंग लड़कियां सिगरेट पीना, नशा करना, पब्स में आप चले जाओ, किसी भी डिस्क में पब में चले जाओ, 18 साल से लेके 22 साल 23 साल 25 साल तक की लड़कियां, उनको ईजी मनी वहाँ मिल रहा है कि हाँ भाई एक लड़के के साथ रात को डांस कर लिया और उसको 4 ड्रिंक पिला दी, एक ड्रिंक का 500 रुपये मिल गया, 2000 रुपये कमा के रात को घर आ गए और साथ में कॉल सेंटर की 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कल्चर है ना, ईजी मनी का कल्चर, हर किसी को इजी मनी चाहिए, हर किसी को आईफोन ही चाहिए, हर किसी को एक अच्छी कार ही चाहिए, हर किसी को कॉफ़ी पीनी है तो स्टारबक्स में ही पीनी है, हर किसी को खाना खाना है तो 5 स्टार में ही खाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो बहुत बढ़िया करना है। और गर्ल्स में भी ये कल्चर आ गया कि भाई मेरा बर्थडे तो मेरा बॉयफ्रेंड ही सेलिब्रेट करवाना चाहिए, तो बॉयफ्रेंड भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास कार भी अच्छी हो, बाइक भी अच्छी हो। तो ये जो कल्चर है तो ये तो आ ही रहा है, इसको हम रोक नहीं सकेंगे, लेकिन इसको रोकने की ताकत एक ही चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। राइट। और अध्यात्म का मतलब है एक ईष्ट की तरफ समर्पण, सात्विकता, अपनी संस्कृति, सिंप्लिसिटी को गले लगाना, संतुष्टि, ये सारी चीज़ें हमें अपनी जीवन में लानी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम ये चीज़ें लाते रहेंगे वैसे वैसे आप देखो जीवन बहुत ही बदलता रहेगा। बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं सर जो भारत देश है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप के जो केसेस हो रहे हैं देश में, इसको लेकर एक साइकोसोमेटिक कंट्री की तरफ भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोग ब्रेकअप्स को भुला नहीं पा रहे हैं जी। अगर किसी ने किसी को छोड़ दिया है तो आदमी कैसे भी फोर्स करके उस पार्टनर को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगा हुआ है जी। और यहाँ तक कि जो केसेस हो रहे हैं देश भर में, कहीं हत्या है, कहीं किसी का मार देना है, कुछ है, मैं चाहूँगा कि किस तरह से डील की जाए। एक बार ठीक है रिश्ता टूट गया, ख़राब हो गया, कोई चला गया हमारी लाइफ से, अब आगे ओवरकम कैसे करें उन चीज़ों से। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हम है ना तो पूरे आधुनिक बन पा रहे हैं, ना ही हम अपने कल्चर को छोड़ पा रहे हैं। तो यही जद्दोजहद है। भारत में रिश्तों की महत्वता तो बहुत है। किसी की शादी हो गई और अचानक से अब ब्रेकअप हो गया, शादी के बाद तलाक का केस चल रहा है, तो समाज भी पता नहीं क्यों लड़के को लड़की को दोनों को ही गलत नज़रिए से देखता है। अरे इसकी तो बेचारे वाली दृष्टि से भी देखता है। कुछ लोग बेचारे वाली दृष्टि से, कुछ लोग हंसेंगे, अच्छा देखो खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे, देखो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें लोग कहेंगे। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि देखिए जहाँ एक पर्पस बहुत बड़ा होता है लाइफ का, जैसे आप देखें मोदी जी देखें, राइट, शादी हुई और उसके बाद उन्होंने शायद 1 महीना या 3 महीना, जितने भी मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, उन्होंने कहा कि भैया ठीक है मैं अपने रास्ते जाना चाहूँगा और तुम अपना करियर बनाओ, जैसी भी सिचुएशन रही होगी। आज उस इंसान का करियर और विजन बहुत बड़ा था देश के लेवल पे। इसमें नहीं जाते हैं कि आज उनकी क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज़्यादा हैं या उनके फेवर में लोग, लेकिन अगर वो आदमी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा है एक साधारण परिवार से, तो एक सोच बहुत ही बड़ी होगी। जब इतनी बड़ी सोच होती है तो ये चीज़ें आपके मैटर नहीं करती, ब्रेकअप हुआ ना नहीं होना। ये ब्रेकअप वगैरह या तलाक वगैरह किसको इम्पैक्ट करते हैं? उन लोगों को इम्पैक्ट करते हैं ज़्यादा जिनका सोच है ना इतना ही है कि यार अब मैं क्या करूं, और उसके बाद जिनका सेल्फिश सोच होता है कि बस मैं, मेरी खुशी, अब उनको लगता है मेरी खुशी तो गई, अब क्या करूं, अब तो कोई है ही नहीं लाइफ में। तो वो आदमी इससे नहीं निकल पाता। इसलिए सबसे पहला तो बड़ा सोच करें। चलो अब दूसरी केस चीज़ लेते हैं, हर आदमी का सोच बड़ा नहीं होगा, तो ऐसी संगत करें जहाँ पे इन चीज़ों से बात करने वाले लोग हों, इनके ऊपर मोटिवेशन हो। जैसे हमारे जैसे लोगों के प्रोग्राम्स में आप आएँ, हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट आता है, कई ऐसे लोग आते हैं जो फाइनेंशियली ब्रोकन हैं, मैरिजेस ब्रोकन हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन इतना मोटिवेटेड होके जाते हैं, इतनी इंस्पायर्ड होके जाते हैं कि जीने का जज्बा आ जाता है वापस। और मैं तो कहता हूँ एक एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में ना, यार कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। सही बात। ऐसा एक अंदाज़ होना चाहिए जीने का, क्योंकि देखिए जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन जो नहीं हुआ वो तो अब आपके हाथ में है ना। एक आदमी आपसे चला गया लाइफ से, तो क्या रीज़न होगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया? कोई तो रीज़न होगा, और वो रीज़न के बिना तो भगवान कुछ नहीं करता। उस रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। कई बार सर दुनिया में ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें इंसान खुद को प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर रहा है, और उसका ये कारण है कि मुझे मेरे माँ बाप तो पसंद है मगर तेरे माँ बाप मेरे सामने नहीं होने चाहिए। बड़े शहरों में खासकर देखा जा रहा है कल्चर को। क्या लगता है एक सफल रिश्ते में, एक सफल शादी में, चूँकि सभी लोगों की भूमिका है, तो हमें किस नज़रिए से सबको देखना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए? आजकल ऑनेस्ट बोलूँगा, देखिए कुछ चीज़ें हम कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी समझाने की कोशिश कर लें, नहीं बदलेगी। इसीलिए आजकल सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी पूरे परिवार को साथ लेके चलना। इसीलिए समझदारी इसी चीज़ में है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें।
परिवार में कई ऐसे परिवार हैं जहाँ लोग साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ बैठे, फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक दूसरे बात भी नहीं करते। तो आज की डेट में तो मैं साफ कहूँगा, माता पिता, शादी हो गई, माता पिता अपने घर में रहें, बच्चे अपने अलग रहें, और अगर कोई भाई वगैरह हैं या बहन वगैरह हैं तो वो अलग रहें। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली ही का ही ज़माना है। आज कोई महिला एक लेवल के ऊपर, मतलब सास ने इतना भी कह दिया ना सर पे पल्लू रखो, वो भी उसको बर्दाश्त नहीं है। सास ने इतना भी कह दिया ना कि बेटा नहा के किचन में जाया करो, वो बर्दाश्त नहीं है। आज अगर सास ने कह दिया बेटा हम लोग तो रात को सोते समय बर्तन मांज के रख सकते हैं किचन में, और झूठे बर्तन नहीं पड़े होने चाहिए रात को, इतना कह दिया। आज एक बहू का मूड नहीं है किसी त्यौहार पे व्रत करने का, और सास ने कह दिया बेटा आज तो हम व्रत करेंगे, और बहू व्रत कर भी रही है सास के कारण, क्योंकि नई रवेली बहू है, लेकिन दिन भर भूख से तड़प रही है क्योंकि वो मर्जी से नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं कलह है। तो मैं कहूँगा देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सटली ये प्रिंसिपल्स को लाएं। देखिए, मैं अगर मेरे भाई को कुछ कहूँगा वो बुरा मान जाएगा, लेकिन वही चीज़ वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी आध्यात्मिक गुरु से सुनेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो कि आपके घर में आए, किसी टीचर को बुलाएं, किसी आध्यात्मिक फिगर को बुलाएं, घर में बैठ के एक सत्संग टाइप का करें, और उसमें उनको बोलें कि ये 15 चीज़ें आपको बोलनी है, फिर बहू को और उनको बुरा नहीं लगेगा। सो चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। अब रिश्तों की डोर कच्ची है, और कच्ची डोर को बहुत शांति से संभालना होता है, तो इसीलिए बहुत समझदारी चाहिए। सर एक चीज़ और होती है जो है हायर एक्सपेक्टेशन। कई बार हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लड़कियां या लड़के कोई भी हो। लड़का चाहेगा कि मुझे बिल्कुल एकदम ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी मिले, और मैं ये वो 10 दोस्तों के बीच जाऊं तो मेरा एक रुतबा हो, है ना, और मुझे सब चीज़ चाहिए उसमें, खाना भी अच्छा बना ले, घर में भी माँ बाप को देख ले, दिखने में भी सुंदर हो, मेरी भी सारी बात। लड़कियों का थोड़ा अलग नज़रिया है कि यार कमाता बहुत ज़्यादा हो, उसकी 6 फिगर 7 फिगर्स की इनकम हो, कार भी अच्छी हो, खेत भी बहुत सारे हो लेकिन मैं गोबर को भी हाथ नहीं लगाऊंगी, घर भी बड़ा हो लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। ये जो अपेक्षाएं हैं ये कितना ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा कर देती किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले हमारे लिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि डिज़ायर ही दुख का कारण है। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे ना, तो डिज़ायर्स ही दुख का कारण है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन आप रख लो, आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा होंगी ना, उतनी ही कम मीट होंगी। अगर मीट हो जाए तो ये एक बहुत ही सुखद संयोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए और आपकी एक्सपेक्टेशन है BSR मुझसे 1-to-1 बात ही करे, BSR मुझे पर्सनली ही ज्ञान दे, तो ये तो बड़ा असंभव सा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आके गए हैं सीखने, और अभी हर महीने 2-3 हज़ार 5 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन जहाँ पे भी होगी वहाँ हर्ट होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग है ना किसी से बात कर लेते हैं 1-2 बार फ़ोन पे कि अरे चलो ये कस्टमर को ज़रूरी है, हमारी टीम से किसी का अच्छा बातचीत चल रहा है, तो हमने 2 बार फ़ोन कर लिया। तीसरी बार हम फ़ोन नहीं कर रहे तो तुरंत आदमी डिस्कनेक्ट होता है। तो परिवार में भी ऐसी ही सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन परिवार वाली हैं। तो एक महिला की एक्सपेक्टेशन है कि हस्बैंड ऐसा मिले। देखिए, अरेंज मैरिज है, ये सारी एक्सपेक्टेशन सही है। अरेंज मैरिज में ये सारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं लड़का या लड़की देखूं, लेकिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिले तो जो मिल जाए उसको प्रसाद मानना है। जो मिल जाए वो प्रसाद है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं 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 यार, ये तो मेरे को गलत मिल गई और मेरे को तो शादी तो करनी पड़ रही है क्योंकि ज़बरदस्ती है, तो तुम रुक जाओ, फिर शादी मत करो, ठीक है। और शादी करो तो जो मिल गया वो प्रसाद है, और जो नहीं मिला वो प्रसाद नहीं है। फिर तो आपको जैसी लड़की मिल गई, जैसा लड़का मिल गया, अभी या तो खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि तुम कहोगे कि मुझे तो ऐश्वर्या राय चाहिए और तुम खुद साला दिख रहे हो सांड की तरह, तो मतलब फिर तो ये है ना, बहुत ही बेवकूफ़ी है। और तुम लड़की कह रही है 6 फिगर इनकम चाहिए, लड़का ठीक है अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें शादी करनी ही है और तुम्हारा एज निकले जा रही है और तुमने थोड़ा सा 1 फिगर नीचे वाले लड़के से शादी कर ली, तो बस अब खुश रहो। अब दोनों मिलके बातचीत करो। और देखिए, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे शुरू में ना पैसा नहीं है, लुक्स नहीं है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही यूनाइट हो जाते हैं, और यूनाइट होने के बाद वो दोनों जब मिलके एफर्ट डालते हैं तो इतनी बड़ी ज़िंदगी हो जाती है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। फिर वो 7 फिगर भी आ जाता है, 8 फिगर इनकम भी आ जाती है, और एट द सेम टाइम लड़की भी धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर वगैरह जाके स्किन डिटॉक्स वगैरह करा के बहुत ब्यूटीफुल लगने लग सकती है। और 2 लोगों के भाग्य जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान सौभाग्यशाली हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर आती है, चूँकि आपके गृहस्थ जीवन में तो आपको 2 दशक के आसपास का समय हो चुका है और मुझे भी 1 दशक पूरा हुआ है। कई बार कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी बात को सुनकर चुप रह जाना, रिएक्ट ही नहीं करना, बल्कि 1-2 दिन बाद उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करना। मुझे लगता है आपका निजी तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में? देखिए, मैं और मेरी वाइफ तो दोनों डायनामाइट है वो बोल देती है, मैं भी बोल देता हूँ। बट हाँ, मेरा और मेरी वाइफ का मैं हमेशा एक ही चीज़ उन्हें कहता हूँ कि जब भी हमारा कोई भी झगड़ा हो
किसी भी लेवल पे, और जो होगा ज़िंदगी भर हम साथ रहेंगे, तो छोटा मोटा झगड़ा हुआ, रात को सोते समय सॉरी बोल के ही सोना है, कोई भी जिसको भी समझ में आ गया, और अगले दिन सुबह होते ही या तो सॉरी बोल दो, अगर रात को नहीं बोल सकते तो। ये बात अलग है कि कभी कभी ये नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, समझदारी इसी चीज़ में है कि चुप रह जाए। मेरे फादर हमेशा कहते हैं, मेरे फादर कभी भी रिश्ते में किसी को जवाब ही नहीं देते वापस, और वो यही कहते हैं, उनके मन में काफ़ी उथल पुथल चलती रहती है कि ये बोल दूँ वो बोल दूँ, लेकिन वो हमेशा चुप रहना चूज़ करते हैं। तो मैंने मेरे फादर से ये सीखा है कि कहीं ना कहीं है ना, बुद्धिमानी इसी चीज़ में है कि आप जवाब ना दो। सही बात है। क्योंकि मेरे फादर कहते हैं, तुमने जवाब दे दिया ना तो तुम्हारी पावर ख़त्म हो गई, तुमने जवाब नहीं दिया तो अगला आदमी कन्फ्यूज़न में ही है कि तुम क्या किस तरफ बैठोगे। सही बात। तो बोलो जवाब दो ही मत, किसी भी रिश्ते में जवाब दो ही मत, कोई बात नहीं, पावर अपने हाथ में रखो, ताकि जब कोई आदमी ज़्यादा शांत रहता है तो उससे दुनिया डरती है कि यार ये इतना शांत है, कहीं ना कहीं ये बंदा कभी जवाब देगा तो उससे फिर उसकी दहाड़ बहुत खतरनाक होगी। जो हर रोज़ ही चिल्लाता है उससे आदमी नहीं डरता, अरे बोले इसकी तो आदत है। तो चुप रहना बहुत सारे विवादों को टाल सकता है, बहुत सारे विवादों को टाल सकता है। एंड मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, रिश्ते में एक और चीज़ समझ लो, वाइफ को मैनेज करने के लिए एक और सबसे बड़ा सूत्र है, हाँ कहना सीखो। बिल्कुल सही बात है। वाइफ कहती है मुझे कहीं जाना है, जाओ, मुझे माता पिता से मिलो, मुझे कोई ना कोई कोर्स करना है, करो। इनफैक्ट यू शुड साउंड वेरी एनकरेजिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं होगी, और कभी भी हो सकता है इसके बावजूद भी आपका रिश्ता कहीं टूटने के कगार पे आ जाए, कहीं भगवान ना करे ऐसा हो। राइट। लेकिन आप अपने अंतरात्मा में आप हमेशा एक सेटिस्फैक्शन आपके रहेगा कि नहीं यार, मैंने बहुत सपोर्ट किया मेरी वाइफ को। मतलब एक एक्सप्लॉइटर हस्बैंड बनने की कोशिश ना करो, और महिला भी एक समर्पित महिला बने, जो पुराने संस्कार थे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर रखें कि अत्याचार हो रहा है तो उसको भी ना सहे। बिल्कुल। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही सर, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, और मेरी वाइफ की अरेंज मैरिज है। जैसे आपने कहा कि हम सॉरी बोल देते हैं एक दूसरे को, हमने हमारे घर में एक नियम बनाया है, और मेरी वाइफ सपना जी जो है वो इतनी सपोर्टिव है कि आप यकीन मानिएगा, वो सीधी हैं, वो एक छोटे से ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हैं, और आज इंदौर में मेरी ज़िंदगी को फुलफ़िल कर रही हैं। हमारे घर का एक नियम यह है कि अगर हम लड़ गए किसी विषय पे, मान लो विवाद हुआ छोटा सा, तो हमने तय कर लिया कि 5 मिनट से ज़्यादा झगड़ा नहीं चलेगा। 5 मिनट बाद या तो आप मुझे हंसाएंगे या मैं आपको हंसाऊंगा, या हमारी एक बेटी है जो हम सबकी परदादी का एक अवतार है, तो वो हमें हंसा लेती है। और चूँकि आपने मुझे बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी वाइफ है जिनके कारण आज मैं शायद आपके पास बैठा हूँ। उन्हें घुमाने में इस साल नहीं ले जा पाया, अभी हम जयपुर जाने वाले थे, हमने अपना प्लान कैंसिल किया क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल एडमिशन है, आपसे मुलाकात है, एक दिल्ली में पॉडकास्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाइए। मैंने कहा मैं करीब अपनी पढ़ाई छोड़ने के 13 साल बाद पीजी फिर से करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं अपन मैनेज कर लेंगे, अपना घर 1 साल बाद बना लेंगे, आप डिग्री ले लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि ये भी ज़िंदगी में एक सफलता ही है मेरे लिए। Absolutely. कि वो मुझे इस तरह से मिली। तो एक बहुत खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूँगा कि मैं आपके बिहाफ पे भी ये पढ़ दूँ। जब पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तो आप भाभी जी को दिखाइएगा कि देखो मैंने आपके बारे में कहा था, तो उन्होंने क्या कि हंसना रोना, चांद सितारे, फूल बहारें एक तरफ, सारी दुनिया उसका चेहरा, उसका चरबा एक तरफ, और जिस शेप पे वो उंगली रख दे वो उसको दिलवानी है, उसकी ख्वाहिश एक तरफ है, सस्ता महंगा एक तरफ। क्या बात है। और एक मतलब ये है कि वो लड़के भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है और मोहब्बत एक तरफ। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आप तो किताब हैं अपने आप में पूरी। और इस पॉडकास्ट का इससे खूबसूरत अब मैं विराम यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन एक आखिरी में सवाल और है। कई बार क्या होता है सर कि हम अपने परिवार के छोटे छोटे झगड़े या तो अपने माता पिता, दोस्तों या रिश्तों तक ले जाते हैं, जो शायद समझ नहीं पाते हैं उस बात को, और वो अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन हमको बता देते हैं। जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रिलेटिव्स वगैरह के साथ हमें अपने रिश्ते या उनकी कठिनाइयों को डिस्कस करना चाहिए, या फिर जो समझदार आदमी है जो बनाया ही इसके लिए गया है, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो इस विषय का विशेषज्ञ हो, उसके साथ हमें समय लेके, चाहे वो पैसा ले तो पैसा देके, इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए? चाहे रिश्ते की बात हो चाहे बिजनेस की बात हो, डिस्कशन सिर्फ उसी से होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और जो बहुत ही उत्तम तरीका जानता हो इसको सुलझाने का। रिश्तेदारों से किसी से भी डिस्कशन करेंगे, 90% लोग क्या बोलेंगे, अरे एक दूसरे के साथ रहो, अरे मैं समझ सकता हूँ, और बायस्ड होंगे लोग।
जो पहले पहुंच जाएगा, मान लीजिए मैं राहुल जी के पास पहले आ गया और मैं अपना दुखड़ा रो दूंगा, राहुल जी बायस्ड हो जाएंगे कि पत्नी बेकार है, BSR अच्छा है। राहुल जी, मेरी पत्नी पहले पहुंच जाएगी और बोलेगी कि यार आप मेरे रिश्तेदार हैं, देखो आप BSR ने कैसा किया मेरे साथ, तो राहुल जी की सिंपैथी उधर चली जाएगी और मेरे बारे में थोड़ा सा विचार बदलेगा। तो मैं कहूँगा देखिए, किसी भी पति पत्नी को किसी रिश्तेदार से राय नहीं लेनी चाहिए, न ज़्यादा दोस्तों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्त मेरे हैं तो मेरे सपोर्ट में होंगे, उसके हैं तो उसके सपोर्ट में होंगे। तो अल्टीमेटली जाना तो एक काउंसलर के पास ही चाहिए। घर परिवार वाले की राय, रिश्तेदारों की राय, दोस्तों की राय हमेशा बायस्ड होगी और वो परिपूर्ण भी नहीं होगी। हाँ, उन्हीं में से अगर कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड रखता हो, जिसका उत्तम एक इंटेंशन हो कि रिश्ते तो बचने ही बचने चाहिए। मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि रिश्तों का हमेशा काउंसलिंग सिर्फ इसी एंगल से होना चाहिए कि रिश्ता बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जहाँ मारपीट, टॉक्सिसिटी एक्सट्रीम लेवल पे है, नार्सिसिज्म एक्सट्रीम लेवल पे है, वहाँ पे एक कोच काउंसलर दोनों पार्टी को सुन के या समझ के एविडेंसेस के बेस पे ज़रूर बता सकता है कि ये करना है या नहीं तो एक बहुत मैच्योर आदमी के पास जाएंगे तो ही रिश्ते बचेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ कोर्ट में चले गए क्या होना है। कोर्ट में तो धक्के खाने, दोनों पार्टी का पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, जीतने वकील हैं, जीतने जज हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोर्ट में ना जाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने रिश्तों की प्रॉब्लम्स को समझाएं, किसी अच्छे इंसान को, रिलेशनशिप कोच को इन्वॉल्व करें और फिर देखें कहाँ से कहाँ आपकी ज़िंदगी बदलती है। बिल्कुल। और सर चलते चलते बस एक आखिरी टिप आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा क्या करें जिससे घर स्वर्ग बन जाए और शादी जो है वो जन्नत बन जाए? दोनों मिल के ना सपने देखें, दोनों मिल के उन सपनों की जिम्मेदारी लें, दोनों के सपने कॉमन हों। दोनों के सपने कॉमन अगर हो गए तो ये समझ लो रिश्ते स्वर्ग बन जाएंगे। जहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है वो तभी आती है जब पति कह रहा है मेरे को तो कॉर्पोरेट की लैडर में चढ़ना है, बहुत पैसे कमाने, पत्नी कहती है मुझे तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए। अब कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। या कभी कभी पति कहता है मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए, मेरी वाइफ आए, मुझे टाइम दे, चाय पिलाए, और वाइफ कहती है मुझे तो कॉर्पोरेट करियर बनाना है। यहाँ पे सपने अलग अलग हो गए। जहाँ दोनों ने मिलके सपने देखे एक साथ कि हमें तो अपने घर को ऐसा बनाना है, हम दोनों को मिलके यहाँ विश्व पटल पे, मुझे कई बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लीडर्स की ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ हर स्टेज पे ना पति पत्नी साथ में दिखते हैं और पति पत्नी साथ में मिलके उस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। और आप चाहे पत्नी से बात कर लो, चाहे पति से बात कर लो, दोनों की लैंग्वेज भी एक ही होती है। अगर ऐसी चीज़ डेवलप कर लेना तो फिर वो रिश्ता स्वर्ग बनेगा 101%। बिल्कुल। तो ये थे कोच BSR जी, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को बिजनेस में और मनी मैनिफेस्टेशन में ट्रेन किया है, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर रिश्तों की कसौटी पर हम देखें उनके विचारों को, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा संजीदा, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और एक एक्सपर्ट के तौर पर जो बातें उन्होंने कही है, मुझे लगता है आज हर घर में, हर कपल को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए। पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस पॉडकास्ट से जुड़ी क्या बात आपको अच्छी लगी वो भी आप कमेंट में लिख भेजिएगा। अगला पॉडकास्ट अगर फिर से हम करें तो किस विषय पे हम कर सकते हैं, ये भी प्लीज़ आप हमें सलाह दीजिएगा। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। मैं आज तक सिर्फ आपको एक फ़ैन के तौर पर देखता आया था, लेकिन आपके ज्ञान के आगे मुझे लगता है कि मैं नतमस्तक हूँ, मुरीद हो गया मैं आज आपका। और बहुत अच्छा लगा। आप भी बहुत अच्छे शेयर, और आपके टाइमिंग्स शेयर के बहुत अच्छे हैं। इंदौर के सभी लोगों में ये कला खूब है और मुझे कभी कभी जेलसी होती है, काश मेरे अंदर भी ये आ जाए। नहीं सर, सब जो सीखा है आपसे सीखा है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी।